राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए, इस प्रक्रिया पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ एक हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति का, उसमें राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर कुछ रह गया है, वो पूरा कर देते हैं। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार में आर्टिकल 361 में दिए गए विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उसमें अंदर सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे अपनी ड्यूटी के दौरान में, जब वो राष्ट्रपति साहब हैं, उनको उन कार्य में जो ड्यूटी उन्होंने की है, जो पालन उन्होंने किया है, उनके संबंध में कोई भी प्रश्न या वाद किसी भी न्यायालय में नहीं लाया, तथा जो काम उन्होंने किए हैं उसके लिए उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अर्थात उनके खिलाफ किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी न्यायालय के अंदर, और खास करके उच्चतम न्यायालय के अंदर भी, या किसी भी न्यायालय के अंदर, उच्चतम न्यायालय की तो बहुत ही बात बड़ी है, किसी भी न्यायालय में उनके कार्य को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो काम उन्होंने किया, क्वेश्चन कब किया जाएगा वो भी स्थिति बताई जाएगी, लेकिन ये नहीं, अभी तक ये मान के चलो कि उन्हें के खिलाफ उनकी बातों को कोई भी आदमी न्यायालय में का विषय नहीं है। महाभियोग का चैप्टर तभी पूरा होगा जब ये बात पहले बता दी जाएगी, ये तो फिर सारा मामला गड़बड़ होगा। किसी फौजदारी मुकदमे में भी, फौजदारी न्यायालय में भी उनके खिलाफ जब वो पद पर हैं, कोई वाद या कोई कार्रवाई है तो वो चालू नहीं रखी जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, और नया मुकदमा तो डाला ही नहीं जा सकता राष्ट्रपति। माननीय राष्ट्रपति को अगर वो एक बार चुन लिए गए तो उन्हें उनके ऊपर कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता, ये भी उनके विशेष अधिकार के अंदर बताते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी सिविल कार्रवाई भी संस्थित नहीं की जा सकती जब तक कि वो उसमें लगे नहीं। अगर कोई करता भी है तो सारी डिटेल वगैरह देगा, और मैं शायद 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया बंद करता है। तो यहाँ हमारा सिविल, क्रिमिनल और इससे संबंधित मुकदमा बनाने का उद्देश्य था कि इनके विशेषाधिकार आपको पता लगे, क्योंकि जब आदमी काम करता है तो अच्छे बुरे भी होते हैं, लेकिन इन बातों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया। कुछ आदमी को काम अच्छे लगेंगे, कुछ आदमी को बुरे लगते हैं, तो इसलिए विशेषाधिकार की बात। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति को अगर पद से हटाया जाए, क्योंकि जब हम किसी का पोस्टिंग करते हैं तो उससे पद से हटाने की व्यवस्था भी है, अतः सारी प्रक्रिया का जानना और समझना अति आवश्यक। तो जब उनकी शक्तियों का जिक्र होता है, विशेषाधिकारों का जिक्र होता है, तनख्वाहों का जिक्र होता है कि उन्हें क्या मिलेगा, उनको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो जब पढ़ ही रहे हैं संघ की कार्यपालिका तो ये समझना भी जरूरी है कि उन्हें हटाया जाए। मान लो सपोज तो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो संविधान ने उसकी भी व्यवस्था की, हमारे संविधान निर्माताओं ने उसकी भी व्यवस्था की। अब आइए उसकी बात करते हैं कि पद से हटाने, ये महाभियोग का चैप्टर अधूरा रह गया था, और जिसको मैं आपसे कहा था, वादा किया था कि मैंने अगले उसमें बताऊंगा, तो ये बताना जरूरी है। लंबा चैप्टर था, वहां बताता तो पूरा नहीं होता था, 2 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। यदि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भारतीय संविधान में जो उनकी शक्ति दी हुई उनका अतिक्रमण करते हैं, देखिए अमेरिका की पद्धति और हमारी पद्धति में अंतर है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कई तरीके से हटाया जा सकता है, कई तरीके हैं, राजद्रोह है, भ्रष्टाचार है, और भी बात।
हमारे यहाँ राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी आवश्यक है कि जब वो जो संविधान उनसे आशा करता है उसकी बात नहीं करते, या जो संविधान बना हुआ है उससे बाहर चले जाते हैं, अर्थात जो उनको ताकत दी है, शक्तियां दी है, उनका वो अतिक्रमण कर लेते हैं, उन्हें वो हटा देते हैं। कब माना जाएगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है। संविधान निर्माताओं ने बनाई है, मैंने नहीं। संविधान ने वो आर्टिकल 61 यदि आपको कभी पढ़ने का, और देखिए अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी आप पढ़ना है, किताबों में तो बहुत सारी बातें हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट नोटिफाइड प्रतियां मिलती हैं। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट की छपती भी है तो लोग देखते नहीं है क्योंकि सस्ती बहुत होती है वो। तो गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा, तो आप उनसे पढ़ें एक बार, तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा पता लगेगा, एक एक लाइन का प्रोविजन। अब क्या है, जब हम किसी किताब के मार्फत से पढ़ते हैं तो राइटर अपने अपने दिमाग की उपज भी बता देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का केस बना के देता है। तो वो क्या होता है, किताबें इतनी मोटी मोटी हैं संविधान की, आदमी घबरा जाता है, यार कैसे पढ़ूं। ऐसा नहीं, यदि आप ओरिजिनल टेक्स्ट ले आए, तो मैं नहीं समझता कि 100 सवा सौ 150 पन्नों से 150 पेजों में वो सब ना समझ जाए। 200 पृष्ठ होंगे जैसे थे, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। तो गवर्नमेंट की लाएं और हिंदी इंग्लिश दोनों लाएं। कई बार एक्चुअली क्या होता है, हिंदी अंग्रेजी से फायदा ये है कि अगर मान लो आपकी अ, हिंदी में वीकनेस है तो अंग्रेजी से पढ़ लें, अंग्रेजी से तो हिंदी में पढ़ लें, तो सार समझ में आ जाता है। तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन को उससे पढ़े ओरिजिनल किताब से। महाभियोग लगाने की राष्ट्रपति पे अगर वो अतिक्रमण कर ले, तो इसकी दो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ओ सॉरी, लोकसभा, हाँ, और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति क्योंकि राज्य का मामला तो है नहीं, केंद्र का मामला है, तो उन्हें हटाना चाहेगा तो केंद्र ही हटाना चाहेगा, राज्य को हटाने का मतलब ही नहीं, राज्य तो अपना अपना काम कर रहे हैं। बात ये कि प्रॉब्लम केंद्र को होगी। अब केंद्र को प्रॉब्लम हो तो केंद्र ही निपटाएगा, तो केंद्र के अपॉइंटमेंट है, तो सबसे बड़ी बात है कि अपॉइंट किसने किया, केंद्र ने अपॉइंट किया, जब केंद्र ही देखेगा। अब केंद्र की बात करते हैं, दो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, राष्ट्रपति और महाभियोग लगाना चाहते हैं, इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी हटा सके राष्ट्रपति को। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि जो लोकसभा है, दोनों में से चाहे कोई सा भी सदन हो, चाहे उचला लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो जो भी सदन उनके लिए खिलाफ प्रस्ताव लाता है, तो पहले तो वो एक रेसोल्यूशन लेके आएगा। मान लो सपोज करो लोकसभा ही हटाती है, तो लोकसभा में पहले रेजोल्यूशन लाया जाएगा और रेजोल्यूशन की शेप में प्रस्ताव लाया जाएगा, और उस प्रस्ताव पे कम से कम जो लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या है उसके 1/4 आदमी, अर्थात 1/4 MP उस पर अपना दस्तखत करेंगे और उस प्रस्ताव को वहां संसद में रखा जाएगा, और उसमें लोकसभा में रखा जाएगा।
और वो लोकसभा में वो रेजोल्यूशन कम से कम, पहली बात तो दोनों में से एक सदन लाएगा आर्टिकल 61, वो रेजोल्यूशन के रूप में होगा। उसके बाद संविधान में उसे जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में सबको सूचित किया जाएगा और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप आ जाओ, हम ये जो है ये बात रखना चाह रहे हैं, ये बात हमारी। उसके ऊपर जो सदस्य आते हैं उस आउट मीटिंग होगी, उसमें कम से कम 2/3 सदस्य उस मत से सहमत हो, उस प्रस्ताव से सहमत हो और 2/3 से वो पारित किया जाए। जब वो ऐसा 2/3 से पारित हो जाएगा, पारित होने के पास जब वो पारित हो जाएगा, जब वो वो पारित हो जाएगा तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा या तो स्वयं जो आरोप कहे हैं, जो बातें लिखी हैं उस रेजोल्यूशन में पास होते वक्त करी हैं, या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन करेगी या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण, या तो न्यायालय या कोई न्यायिक जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा ताकि निष्पक्षता और नेचुरल जस्टिस का नियम का पालन किया जा सके। देखिए प्रक्रिया चालू हो रही है। पहले तो 2/3 बहुमत लाओ रेजोल्यूशन पास करके पहुंचाने तक, और उसकी इंटीमेशन राज्यसभा को दो और राज्यसभा उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी या कोई जांच का ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, किसी न्यायालय से कराई जाएगी और या किसी ट्रिब्यूनल से इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें जान है या नहीं है। अब ये जांच की जाएगी। राष्ट्रपति साहिब को मौका दिया जाएगा सुनवाई का। देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जिसके अंदर ये नियम है हमारे इंडिया में। वैसे तो विश्व का फेमस नियम है अब तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिस व्यक्ति को सजा दी जानी है उसको सुना जरूर जाएगा, वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन या कोई भी जजमेंट देने वाली संस्था, न्याय करने वाली संस्था इस बात को सुनेगी नहीं दूसरी पार्टी को और एक्स पार्टी ऑर्डर देगी कि तो भाई तो तुमने तो पता ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा था। कि सर मेरे खिलाफ कोई कहता कि मिस्टर विनोद कुमार शर्मा चोर है, तो भाई बात वो नहीं है। अगर मैं विनोद शर्मा चोर है, अगर चोर है तो विनोद शर्मा को भी तो मौका दो भाई कि वो चोर है तो कैसे है, वो बुरा आदमी है तो कैसे है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि जिसको आप दंड देने जा रहे हो उसे सुन लो। अब क्या है, अब यहां वो न्यायाधिकरण के सामने यदि राष्ट्रपति महोदय जाते हैं या अपने वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करते हैं, एडवोकेट द्वारा। एडवोकेट बहुत महत्वपूर्ण पद है। देखिए कि राष्ट्रपति साहब तक को भी आपकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जो वकील बनने जा रहे हैं, इस राष्ट्रपति ये वर्ड को समझिए, एडवोकेट कितनी बड़ी शक्ति रखता है। तो उनको अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष रखें और पक्ष रखने के बाद ही उनके फेवर में या खिलाफ क्या निर्णय आए वो
डिसाइड किए जाए। जांच के बाद वह सदन 2/3 बहुमत द्वारा रेजोल्यूशन पारित करेगा। अब राज्यसभा को भी यदि उनके खिलाफ ऑफेंस सिद्ध होता है और जांच में पाया जाता है कि हां, निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, जो बातें लगाई गई हैं वो आरोप ठीक है, तो श्रीमान जी ये ध्यान रखें कि वो फिर बातें सारी की सारी पूरी राज्यसभा के सामने रखी जाएंगी और वो जो जांच रिपोर्ट है वो सामने रखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन। वो राज्यसभा के सारे मेंबर्स उसके ऊपर अपना विचार बनाएंगे, देखेंगे कितनी जेन्युइनिटी है इसमें, या इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल है या नहीं है, या कितनी कमियां। तब देखने के बाद में वो यदि इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट या सच्चाई को 2/3 बहुमत के लोग राज्यसभा के स्वीकार करते हैं कि हाँ, जो संसद लोकसभा ने लगाए गए आरोप है वो सही हैं, हम भी इस बात की तायीद करते हैं, अर्थात हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तब श्रीमान जी ये माना जाएगा कि ये राष्ट्रपति साहब के पास महाभियोग सिद्ध हुआ और उस महाभियोग को आधार पर राष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये रहा राष्ट्रपति साहब को हटाने का प्रोसीजर, राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट का, हटाने का। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम है अभी और मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैं चाहता हूं कि कभी भी एक टॉपिक एक ही सुना। तब मैंने राष्ट्रपति आपको बताया सेक्शन 52 में, उनके चुनाव के बारे में बताया 54 में और 55 में, और उसके बाद में उनकी चुनाव की प्रणाली को बताया मैंने, कैसे चुनाव की प्रणाली होगी और कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, इस बारे में प्रकाश डाला, और क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या उनको उपलब्धियां, तनख्वाह मिलेगी, क्या क्या राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाएगा, अवधि कितनी होगी, और फिर आपको बताया पद से हटाना। 10 मिनट में मैं सोचता हूं अब उनकी शक्तियों पर भी बात कर लें कि उनके पास शक्ति क्या क्या है, उनके पास शक्तियां क्या क्या दी सरकार ने। उनके पास 6 प्रकार की शक्तियां हमारा संविधान उनमें वेस्ट करता है। 6 प्रकार की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में संविधान निहित करता है। सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका की शक्ति, अर्थात वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। दूसरी शक्ति है सैन्य शक्ति। तीसरी शक्ति है कूटनीतिक शक्ति। चौथी शक्ति है विधायिका की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। एक एक करके बता रहा हूं। कार्यपालिका अर्थात कानून का पालन कराने वालों की शक्ति या राज्य के कार्य कराने की शक्ति। सैनिक की शक्ति अर्थात सैन्य बल के सर्वोच्च अधिकारी होने की शक्ति, सैनिक कार्रवाई की शक्ति। कूटनीतिक शक्ति अर्थात डिप्लॉयड करने की शक्ति, राजदूत लगाने की शक्ति। विधायिका अध्यादेश, कानून बनाने की शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति क्या निर्णय दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। और आपातकालीन शक्ति। मैं यदि आपसे कहूं कि कोई प्रश्न तैयार करोगे तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो उसके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से जरूर तैयार करें। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में स्टूडेंट को राष्ट्रपति की शक्तियां ना बताई जाएं और केंद्र में राष्ट्रपति ना पढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री ना पढ़ाए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन राष्ट्रपति नहीं पढ़ा। प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इंडिया में, इंडिया के लॉ पेपर्स में, लेकिन राष्ट्रपति पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 6 शक्ति इनके पास हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये 10-12 मिनट में आपको बाकी शक्तियां बता दूं सारी इनकी। और आपातकालीन जो है शक्ति मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, या इस लेक्चर के बाद बताऊंगा, अगले लेक्चर में। कार्यपालिका की शक्ति से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये सुनिए। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति सामने नहीं है। भारतीय गणतंत्र के वो प्रधान है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति साहब के नाम से की जाती है। वह देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। वह राष्ट्र के लिए समस्त उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। प्रधानमंत्री जब नियुक्त हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री साहब करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे। जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाएंगे तो उनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। उसमें क्या है, उनमें ही ना सलाह मानने की जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया जाता है तो प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद में मंत्री परिषद, फिर ये मंत्रियों का चुनाव जो है, मंत्रिमंडल का चुनाव, ये प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति यही करेंगे। राज्य की जो उच्च न्यायालय, इनकी असेंट जरूरी है, लेकिन वो सिस्टम है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, वो अपनी कंकरेंस, वो अपनी राय दें तो उसके ऊपर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, जितने भी राज्यपाल हैं राज्य के अंदर, जितनी भी स्टेट है, सब स्टेटों में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति भी यही करेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति भी यही करेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति भी यही करेंगे। एससी एसटी के विशेषाधिकारों के संबंध में भी इन्हीं को शक्ति प्राप्त है। लेकिन एक बात आप नोट कर लें कि ये सारे के सारे काम, जरा मैं टाइम देख लूं घड़ी में, इसमें टाइम कितना रह गया, अभी है 6 मिनट। ये सारे के सारे काम ये मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होंगे। मेरी बात को समझ में आई आपके? ये इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन इनका जो है ये सब पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनका मंत्रिमंडल की अनुमति, असेंट या सलाह होनी जरूरी है। तो ये थी राष्ट्रपति साहब की कार्यपालिका की शक्तियां। दूसरे नंबर पे बताता हूं, सैन्य शक्तियां। तीनों सेनाएं
थल जल वायु, इसके सेनापति राष्ट्रपति महोदय होंगे। युद्ध की घोषणा करनी होगी किसी भी कंट्री से या शांति स्थापित की बात करनी होगी तो उसके की घोषणा राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। लेकिन तीनों बलों के सदस्य अध्यक्ष तो यही रहेंगे, सेनापति यही है। तो सैन्य शक्ति है इनमें, ऐसे वेस्टेड है इनके अंदर। इनको डिटेल में पढ़ना है तो किसी बुक से पढ़ने आप, मुझे बताने में फिर बहुत टाइम लगेगा, मेरा चैप्टर पूरा नहीं होगा। कूटनीतिक शक्तियां, राजदूतों की नियुक्ति करेंगे विदेश के अंदर, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करेंगे। विदेशों से संधि व समझौते जो होंगे उनको अनुमोदन करेंगे ये, और राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे जो भी समझौते होंगे। जो संधियां होंगी वो राष्ट्रपति साहब के नाम से होंगी, लेकिन लागू तब भी होंगी जबकि संसद में वो रख दी जाएंगी और संसद उनका अनुमोदन कर देगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विधायी शक्तियां, देखिए मेरा कहने का मारूजा है, पहले आप समझ लो। जब आपके क्वेश्चन आवे सैन्य शक्ति तो आपको तीनों अंगों को बताना। कूटनीतिक शक्ति, कूटनीति के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जितने भी विदेशी कार्य होते हैं, अर्थात विदेशियों से संबंध के लिए वर्ड यूज होता कूटनीति। और कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है जो कार्य देश में कराए जाएंगे। तो किससे कराए जाएंगे? वो सरकारी कर्मचारियों से कराए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी किसके लिए काम करता है? राष्ट्रपति के साहब के लिए कार्य करता है। कभी अपॉइंटमेंट में देखेंगे तो आप, या तो राज्य में जो नौकरी निकलेंगी वो गवर्नर साहब के नाम से निकलती है, और वहां जब भी निकलेंगी सेंटर में निकलेंगी तो राष्ट्रपति महोदय के नाम से निकलती है। कभी नोटिफिकेशन गौर से पढ़ना, जब भी अखबारों में नोटिफिकेशन आते हैं सरकारी उसके, तब आप देखना, आपको देखने को मिलेगी क्लॉज लिखी हुई, और अधिकारियों की खास करके, क्योंकि अधिकारियों में पावर वेस्टेड है ना, और बाकी जो है छोटे पदों के लिए वो पावर्स जो है डाइवर्ट कर दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है। विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति कानून बनाने वाली से बात चली जा रही है। राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का एक आवश्यक अंग है। राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं, संसद का सत्र बुलाने का काम इनका है, और मंडल के आवश्यक अंग भी हैं उसके। और सत्र चालू करना, सत्र खत्म करना, डिक्लेयर करना, ये इनका ही काम है। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं ये। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक के अंत पर आगामी सत्र बैठक के लिए 6 माह का अंतर होना चाहिए। एक सदन का सत्र जब खत्म होता है तो वो के बीच में अंतर जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के जॉइंट स्टार्टिंग पर, जब प्रारंभ होती है, संसद स्टार्ट होती है, राष्ट्रपति सत्र के आरंभ होने पर सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे तथा उसमें यह बताएंगे कि क्या नीतियां होने वाली हैं, किन नीतियों पर काम होने वाला है। ये सारी नीतियां और भविष्य की योजनाएं क्या हैं, वो भाषण करेंगे, जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा उनके तैयार किया जाएगा। तो ये जो है, अच्छा, अध्यादेश ला सकते हैं वो, अगर कोई अहमियत बहुत जरूरी टाइम पड़ गया तो उन्हें अध्यादेश भी लाने की क्षमता है। टाइम मेरा हो गया है, 2-1 मिनट रह गए, बस इसे खत्म करता हूं। लेकिन उनके द्वारा अध्यादेश जो लाया जाएगा वो 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा एक्सिस्टेंस में रहता है, जब तक कि उसकी अप्रूवल जो है संसद नहीं कर देती। अध्यादेश ला तो सकते हैं, कोई जरूरी, बहुत जरूरी हो, लेकिन उसका अनुमोदन जरूरी है। 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा वो, सॉरी 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा वो। यदि वो लाते हैं, अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो 6 सप्ताह में हो जाएगा, नहीं तो उसका अप्रूवल जो संसद के द्वारा होना चाहिए। एक उन्हें क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। तो ये 6 शक्तियां मैंने आपको बता दी जो सिंपल सी थी, लेकिन क्योंकि
आपातकालीन शक्तियां थोड़ी बड़ी हैं और वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेरा उन्हीं पे रहेगा, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ क्षमादान की शक्ति को मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 72 में इस बात का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 72 में, कि वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं नंबर इसमें। एक तो किसी भी व्यक्ति को वो क्षमादान प्रदान कर सकते हैं, किसी की सजा को वो प्रलंबन कर सकते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह से वो किसी को क्षमा दान कर सकते हैं, या मृत्यु दंड अगर किसी को दिया गया है तो उसे अस्थायी निलंबन कर सकते हैं या क्षमा प्रदान कर सकते हैं। किसी विशेष कारणों से वो दंड को कम भी कर सकते हैं, किसी की सजा को वो कम भी कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दंड दिया है या कठोर कारावास दिया है तो उसे साधारण में भी बदलने की शक्ति है। अर्थात ये वो न्यायपालिक शक्ति है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। सजाए तो लोअर कोर्ट और सजाए तो जिला न्यायालय देगा या उच्च न्यायालय निर्धारित करेगा या सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। यहां उनको वो पावर दी गई है कब वो किसी को मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, किन की सजाओं को कम कर सकते हैं। तो इसको भी उनकी शक्तियों में रखा गया, न्यायिक शक्तियों में गिन लिए। छोटी सी बात को शक्तियों में गिना है और कुछ नहीं है, लेकिन ये पावर उनके पास वेस्ट की गई है कि, तो ये मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की। यहां सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये उनको अधिकार क्षेत्र है। कार्यपालिका की शक्ति उनके पास है, सैनिक की शक्ति उनके पास है, कूटनीतिक शक्ति पास है और विधायी शक्ति उनके पास है, और अध्यादेश पारित करने की और क्षमादान की शक्ति उनके पास है। एक शक्ति उनके पास और है, वो आपातकालीन की शक्ति। वो अब एक आध मिनट में पूरी नहीं हो सकती। उसको मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, उसको मैं अगले लेक्चर में कोशिश करता हूं कि अगले लेक्चर में उसे मैं आपको पेश कर दूं। तो चलिए, आपको अगले लेक्चर में या किसी और लेक्चर में मैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वो कराता हूं।